हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ये करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में 15 जुलाई को किस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट को लागू कर दिया गया है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, उसका शुभांकर क्या रखा गया है। भारत न्यूजीलैंड के बीच में रणनीतिक साझेदारी रोड मैप जारी हुआ है 2030 का, तो वो क्या है और व्यापार का लक्ष्य क्या रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर सिग्नेचर किए गए हैं। किस राज्य के ऊंझा सौंफ और ऊंझा जीरा को जीआई टैग दिया गया है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा का नाम क्या रखा है। लद्दाख प्रशासन ने 2 जिलों से बढ़ाकर कुल कितने जिलों में उसकी अपनी स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभंकर शुभंकर क्या, मस्कट, आंसर क्या होगा, मयूर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 14 जुलाई को ये 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, उसका आधिकारिक तौर पर मस्कट यानी शुभंकर मयूर को जारी किया है। और ये जो शुभंकर है वो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। ये ऊर्जा, उत्साह, आतिथ्य और सकारात्मकता, इस सब का प्रतीक बताया जा रहा है। तो ये मयूर के पंखों में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो तमाम राष्ट्रमंडल के जो देश हैं, उन सब के राष्ट्रीय ध्वज को भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो कब से कब तक, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक न्यू दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। तो ये राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसमें तमाम जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं वो सब हिस्सा लेते हैं। करीब 25 से ज्यादा राष्ट्रमंडल के देश हैं, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा। भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2030, उसके तहत दोनों देशों ने द्विपक्षीय यानी बायलैटरल जो ट्रेड है उसको कितना मतलब करने का लक्ष्य रखा है बढ़ाकर। आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड डॉलर में कहेंगे तो $7 बिलियन होगा और उसको रुपए में कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना वो न्यूजीलैंड की यात्रा पर थे और उसी दौरान ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मतलब अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रूप में बदलने की घोषणा हुई है और रोड मैप 2030 जारी किया गया है। और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, तो वो स्वागत के लिए भी आए थे। ये जो पार्टनरशिप है उसमें क्या है, तो देखिए ये जो रोड मैप है, एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप 2030, ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति है और इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारत की रणनीतिक उपस्थिति है उसको मजबूत करता है। दोनों देशों को साझा आर्थिक और सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं निपटने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करना एक तरह से। ये जो है ना वो गैर बाध्यकारी ढांचा है, मतलब बाध्यकारी नहीं है, लागू ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसको 6 प्रमुख जो पिलर्स है उसमें डिवाइड किया गया है, जैसे आप देख भी रहे हैं ग्राफिक्स में। एक तो है राजनीतिक और राजनयिक जुड़ाव, दूसरा है कि डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग को लेकर, जैसे नौसैनिक सहयोग है उसमें इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI, उसके तहत समुद्री सुरक्षा, हाइड्रोग्राफी, इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यानी रसद सहायता, इस तरह के काम द्विपक्षीय होगा और नौसैनिक अभ्यास भी चलेगा ये। तीसरा है कि व्यापार और आर्थिक सहयोग, तो द्विपक्षीय व्यापार जैसा मैंने बताया कि 2030 तक वस्तु और सेवा दोनों का जो व्यापार ट्रेड है उसको बढ़ाकर $7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर करने का ये योजना है और ये लगभग 35,000 करोड़ रुपए का, रुपए में अगर कहेंगे तो वो होगा। चौथी बात अगर हम कहेंगे तो उसमें यह है कि जन दर जन संपर्क, संस्कृति और खेल। दरअसल प्रवासी जो भारतीय हैं यानी जो डिस्पोराज हैं उसकी भागीदारी को बढ़ाना, स्पोर्ट्स सहयोग कार्य योजना को लागू करना और मतलब जो संस्कृति है दोनों देशों की और पारंपरिक जो चिकित्सा है उसको साझा करना, एक दूसरे को बताना, ये भी रखा गया इसमें। पांचवा पॉइंट ये है कि एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आपदा प्रबंधन, इन सब पर। और छठा ये है कि क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, जैसे इंडो पैसिफिक आसियान है तो आसियान देश है, इसके अलावा इंडो पैसिफिक मतलब न्यूजीलैंड है, भारत है, तो ये सब कैसे नियमित रूप से भारत और प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करें और साथ ही बातचीत करें,
तो एक बार मैप के जरिए न्यूजीलैंड को देख लीजिए। न्यूजीलैंड मैप में आपको प्रशांत महासागर के पास, मतलब ऑस्ट्रेलिया के भी आगे की ओर दिख रहा है आपको। और इसकी राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन। मुद्रा यहाँ पर चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है। और ये न्यूजीलैंड जो है ना वो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ लेते हैं इससे रिलेटेड सिंपल सा, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौतों पर सिग्नेचर हुए हैं? तो टोटल 10 समझौतों पर सिग्नेचर किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। और ये मतलब कई तरीके के हैं। ठीक है, उसको भी हमने कैटेगरी में अलग अलग बांटा हुआ है। जैसे कि एक है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज। तो उसमें एक तो समुद्री सहयोग पर व्यवस्था है, भारत की जो रक्षा मंत्रालय भारत का और न्यूजीलैंड का जो डिफेंस फोर्स है, वो दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डायलॉग करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान ये बढ़ाएगा। दूसरी बात यह है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता हुआ है कि भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड का जो डिफेंस फोर्स है, वो दोनों जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के अभियान में सहयोग करेंगे। अभ्यास के दौरान जैसे लॉजिस्टिक्स, जैसे ईंधन, राशन, मरम्मत, इन सब का उपयोग कर सकेंगे एक दूसरे के देश, ये अभ्यास या एक विशेष उद्देश्य की वजह से। तीसरा है हाइड्रोग्राफी और नौवहन सहयोग। हाइड्रोग्राफी मतलब कि समुद्र के नीचे का जो डेटा है ना उसके लिए एक साथ काम करेंगे ये सब। अगला जो टॉपिक है वो सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये चौथा पॉइंट ये है कि काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप होगा। दोनों देश जो है ना वो आतंकवाद को लेकर मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा आपदा जोखिम प्रबंधन होगा, पांचवा पॉइंट ये है, जैसे एनडीएमए और एनईएमए वहां का। ठीक है, तो उन दोनों, भारत का एनडीएमए और न्यूजीलैंड का एनईएमए, दोनों के बीच में सहयोग होगा, और ताकि जैसे भूकंप रोधी चीजें, सुनामी खतरा, तटीय सुरक्षा, इन सब को लेकर काम होगा। अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है आर्थिक और संसाधन सहयोग। तो छठा नंबर का जो एग्रीमेंट हुआ है वो है पशुपालन और डेयरी, यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो भारत के मत्स्य पालन, मछली पालन, पशुपालन मंत्रालय और न्यूजीलैंड का जो प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, उसके बीच में न्यूजीलैंड की जो उन्नत जो डेयरी है उस तकनीक का लाभ भारत को मिले, ये तय हुआ है। सातवां पॉइंट ये है कि पर्यटन में सहयोग दोनों देश जो है ना वो करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि संस्कृति और विरासत और खेल, कल्चर, हेरिटेज एंड स्पोर्ट्स। तो जैसे भारत में जो लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है ना, NMHC, यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है गुजरात के लोथल में। तो उसके लिए न्यूजीलैंड मैरीटाइम म्यूजियम जो है ना वो भी सहयोग करेगा। ठीक है। 9वां पॉइंट ये है जो एग्रीमेंट का है, वो स्पोर्ट्स में ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया जाएगा, दोनों देश मिलकर करेंगे। 10वां जो समझौता हुआ है वो सांस्कृतिक सहयोग व्यवस्था का है, यानी कला, विरासत, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इन सबको बढ़ावा दिया जाए इन सब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान, नहीं क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट सी है, डिटेल है, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो न्यूजीलैंड यात्रा हुई है उस दौरान जो प्रमुख घोषणाएं हुई है, रणनीतिक फैसले हुए, वो सब यहाँ पर है। तो एक तो रणनीतिक साझेदारी और रोड मैप है 2030 तक के लिए, जो मैंने आपको बताया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आर्थिक और व्यापारिक लक्ष्य रखा गया है, द्विपक्षीय व्यापार वो दोगुना होगा 2030 तक। तीसरा पॉइंट ये है कि जो इंडो पैसिफिक और ग्लोबल अलाइनमेंट हैं, यानी जो वैश्विक मंच हैं, तो वहाँ उसके लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वगैरह होंगे, समुद्री सुरक्षा पर नियमित रूप से। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, शैक्षणिक घोषणाएं, उन सब पर, जैसे कीवी फ्रूट एक्शन प्लान भी रखा गया। इसके तहत नागालैंड और उत्तराखंड में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो स्थापित किए जाएंगे न्यूजीलैंड के सहयोग से, ताकि भारत में कीवी का उत्पादन बढ़े और एग्रीकल्चर में जो नई नई तकनीक है, इनोवेशन है, वो सब आगे आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस राज्य के ऊंझा जीरा को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा गुजरात। देखिए गुजरात का मेहसाणा जो जिला है उसी का एक क्षेत्र है ऊंझा कस्बा, तो क्षेत्र है, तो वहीं पर इसकी खेती होती है और ये काफी पॉपुलर है। मसाला उद्योग में गुजरात काफी आगे है। गुजरात जो है ना भारत में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक भी है।
तो ओंझा जीरा ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की ओंझा सौंफ को जीआई टैग मिला है। ओंझा आपको पता है कि गुजरात के महसाणा जिले में स्थित एक क्षेत्र है, तो वहीं का ये सौंफ है, तो उसको भी जीआई टैग दे दिया गया। तो इस तरीके से अब तक गुजरात के 6 जीआई टैग हो चुके हैं। एक तो गिर केसर आम है, दूसरा है भालिया गेहूं, तीसरा है कच्ची खारेक, चौथा है अमल सादी चीकू, पांचवा है ऊंझा जीरा और छठा है ऊंझा सौंफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहली जीआई टैग गैलरी खुली है। तो उत्तराखंड में खोली गई है। हल्द्वानी में जो उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी है, वहां पर एक जीआई टैग गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें राज्य के यानी उत्तराखंड के जो 30 से अधिक जीआई टैग है, उसके जो तमाम उत्पाद हैं उन सबको वहां पर प्रदर्शित किया गया, जैसे बेदू, रामनगर लीची, रामगढ़ आड़ू, तेजपत, मुंशियारी सफेद राजमा, कुमाऊं चूड़ा तेल, अल्मोड़ा खगोरी मिर्ची जैसे बहुत सारे वस्तुएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा का नया नाम क्या रख दिया है। तो है कर्तव्य भवन क्षेत्र। नाम खूब बदलते हैं। और जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का स्थापना दिवस था 12 जुलाई को, उसी के दौरान जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो जो अंग्रेजों के समय के जो तमाम जो नाम वगैरह हैं वो सब चेंज कर रहे हैं। तो बात यह है कि सेंट्रल विस्टा तो नाम केंद्र सरकार ने ही रखा था और खुद ही चेंज कर रही है फिर से नाम। और अब इसमें भी इस नाम के बदलने में भी करोड़ों करोड़ खर्च होंगे, क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट में चेंज किए जाएंगे। तो अब कर्तव्य भवन क्षेत्र कहा जाएगा इसको। आधिकारिक दस्तावेज में अब सेंट्रल विस्टा का नाम इस्तेमाल नहीं होगा। पहले इसी सरकार ने सेंट्रल विस्टा नाम रखा था, अब कर्तव्य भवन क्षेत्र कहा जाएगा इसको। ठीक है, तो पहले राजपथ का नाम कर्तव्य मार्ग किया गया था। ठीक है, अब ये सब चेंजेस किए जा रहे हैं। ओके, कर्तव्य पथ किया गया था या कर्तव्य मार्ग किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय, इन सब का नाम सेवा तीर्थ रखा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यूक्रेन समेत 10 यूरोपीय देशों ने मिसाइल डिफेंस अलायंस बनाया है, रक्षा गठबंधन बनाया है। तो ये फैसला किस देश में लिया गया? आंसर होगा फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये 13 जुलाई को मीटिंग हुई है और उसमें फैसला हुआ है। एक मकसद ये है कि पूरे यूरोप के लिए साझा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो तैयार किया जाए। तो संयुक्त तो बयान जो जारी हुआ है उसमें ये कहा गया कि रूस की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए यूरोप के लिए एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। रूस के खिलाफ जो 4 साल से यूक्रेन लड़ रहा है उसमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो गठबंधन ने ये साफ किया है, अलायंस ने, कि भविष्य में दूसरे भी यूरोपीय जो देश हैं उस भी शामिल हो सकेंगे। तो इस गठबंधन में कौन कौन है? एक तो यूक्रेन है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा जर्मनी है, चौथा ब्रिटेन है, पांचवा इटली है, छठा नीदरलैंड है, सातवां डेनमार्क है, आठवां नॉर्वे है, नौवां स्पेन है और 10वां जो है ना स्वीडन है। तो यहाँ पर एक जियो पॉलिटिक्स भी आप समझिए कि अमेरिका जो है ना वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने में अब आनाकानी कर रहा है। पूरा जो डिफेंस सिस्टम था ज़्यादातर देशों का, यूरोप का, वो सब अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर ही आधारित था और वहाँ से वहाँ की जो टेक्नोलॉजी वो लेता था। लेकिन जब से ईरान युद्ध में अमेरिका फंसा है तब से उसके बहुत सारे जो डिफेंस सिस्टम है वो कोलैप्स हुए हैं ईरान की मिसाइल की वजह से, जो आपको मिडिल ईस्ट में थे। ठीक है, अरब देशों में जो तैनात थे वो सब, ऐसे में उसको कमी पड़ी है। तो कई तो ऐसे मामले भी हुए हैं कि कोरिया से उठाकर ले आया, जापान से उठाकर अमेरिका ले आया, वहाँ जो डिफेंस सिस्टम लगे थे। यूरोप के कई जगह जो तैनात थे वो भी उठा कर ले आया। तो यूरोप को अब संकट हो रहा है कि हम केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते, उसके टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं रह सकते। इसीलिए वो चाह रहा है कि हम अपना जो एंटी डिफेंस मतलब एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो अपना तैयार करें, और ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख प्रशासन द्वारा किस अरब देश के साथ समझौता ज्ञापन पर जो नो सिग्नेचर के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर खुबानी एक्सपोर्ट किया गया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ये बताया कि नई दिल्ली से
ताजी जो खुबानी है लद्दाख का, वो 5 मीट्रिक टन उसके पहले बैच को हरी झंडी दिखाई गई। लंबे समय से लद्दाख की जो खुबानी है वो देश के 60% खुबानी उत्पादन का हिस्सेदारी रखती है, लेकिन अब इसको ग्लोबल पहचान भी मिल रही है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस पूर्वोत्तर राज्य में मधुमक्खी की 2 नई एकाकी प्रजातियां, मतलब अकेले रहने वाली प्रजातियां, एलाफ्रोपोडा ट्रायंगुलाटा और हेब्रोपोडा आदि की खोज की गई है। तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये जुलाई में ही मक्खी को ये पहचान दी गई है। ये खोज जो ना बेंगलुरु में स्थित जो अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट यानी ATREE, तो उसी के रिसर्चर्स ने ये खोज की है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि लद्दाख प्रशासन ने 2 जिलों से बढ़ाकर कुल कितने जिलों में उसकी अपनी स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी AHDC स्थापित करने की घोषणा की है? टोटल 7 है। ठीक है, तो लद्दाख के जो मुख्य सचिव हैं आशीष कुंद्रा, उन्होंने ये जुलाई में ही इसकी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अब जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके सभी 7 जिलों में ये स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम का लाभ मिल सकेगा। पहले ये सुविधा केवल 2 जिलों में थी, करगिल और लेह तक ही सीमित थी। अब इसका दायरा बढ़ाकर 7 जिलों के लिए कर दिया गया है। 2025 में लद्दाख में 5, मतलब पहले तो लद्दाख में 2 ही जिले हुआ करते थे। 2025 में 5 और जिले बनाए गए थे, उनमें शाम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कर और द्रास शामिल है। तो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट की धारा 3(1) में ये पहले से ही है कि बनाया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा ये इसके तहत? तो लद्दाख का जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे फैसले वो खुद ही ले सकेगा। तो लद्दाख स्वायत्तता पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम है 1995, तो उसी के तहत ये बनाया गया था। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। लाभ मिलेगा कि स्थानीय लोग अपनी प्राथमिकता के मुताबिक नीतियां बना सकेंगे, योजना लागू कर सकेंगे, दुर्गम रास्ते हैं वहां पर डेवलपमेंट हो सकेगा, पानी, बिजली, इन सब वो पहुंचाने का काम हो सकेगा। मतलब कि जो स्थानीय आबादी है उनको अपने लिए फैसले लेने का बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं, और ये सब अनुच्छेद 371 के तहत हुआ है भारत के संविधान के। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि कुछ देश के कुछ विशिष्ट राज्यों की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं उसकी रक्षा के लिए उनको विशेष स्वायत्तता यानी स्पेशल जो ना स्टेटस और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, ताकि वहां की जो जनजातीय आबादी है, संस्कृति है, उसको बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल विकास दिवस कब मनाता है? कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस, तो ये है 15 जुलाई को, और इस बार की थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल, साझा भविष्य के लिए कौशल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 जुलाई को। ठीक है, 16 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अब जो काफी इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, वो चर्चा करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा लंबा हो गया ये। क्वेश्चन है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 15 जुलाई 2026 को किस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट जो ना वो लागू हुआ है? तो इसमें आपको आंसर देना होगा CETA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए कि ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। ऐसा समझौता जो 2 या अधिक देशों के बीच में होता है, ताकि आपस में जो गुड्स है और सर्विस है यानी सामान और सेवा है, उसका व्यापार आसानी से कम कर सकें, उस पर टैक्स यानी ड्यूटी कम लगे या बिल्कुल ना लगे। इससे दोनों देशों के जो लोग हैं उनको फायदा मिलता है, दोनों देशों की कंपनियों को फायदा मिलता है। तो ये अच्छा व्यापार समझौते में को आमतौर पे FTA कह दिया जाता है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह दिया जाता है। लेकिन FTA जो है ना वो पूरी तरह से जो आयात शुल्क पर छूट को कहते हैं, क्योंकि इसके लिए देश अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं सबकी। जिससे भारत की प्राथमिकता ये है कि भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। तो जहां भी डेयरी सबसे ज्यादा मजबूत है उसके साथ भारत FTA नहीं करता है सीधे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करता है, नहीं तो उसके डेयरी भारत में आ जाएंगे बहुत तेजी से। जहां डेयरी कमजोर है तो उसमें भारत को फायदा हो सकता है, तो फिर भारत FTA करता है, जैसे श्रीलंका के साथ है। ठीक है,
एफटीए केवल अभी तक लागू हुआ है वो श्रीलंका के साथ। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है ना, या कहें ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सीईटीए है। तो ये सीईटीए पर सिग्नेचर हुआ था 24 जुलाई 2025 को, पिछले साल हुआ था। सीईटीए का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उनकी मौजूदगी में हुआ था। कीर स्टारमर हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं और नए प्रधानमंत्री बनने तक अभी वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। तो एग्रीमेंट 1 साल बाद यानी ये लागू होना था, और ये 15 जुलाई से लागू हो चुका है। और ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन का ये सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है उसका। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। क्यों महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए एग्रीमेंट? देखिए, ब्रिटेन जो है ना वो भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, 16वां सबसे बड़ा। भारत ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। ओके, तो द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 अरब डॉलर का है, और भारत का जो व्यापार संतुलन है वो सकारात्मक है। ठीक है, भारत को फायदेमंद है। तो भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद ये जताई जा रही है। ओके, तो इसलिए ये एग्रीमेंट ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, भारत का यूके को यानी यूनाइटेड किंगडम को जो निर्यात हुआ था वो 2.75 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। और ओके, भारत का जो यूके को निर्यात किया गया था 2.75 करोड़ रुपए का, और यूनाइटेड किंगडम की ओर से भारत में निर्यात हुआ था वो 1.85 लाख करोड़ का था। तो इस तरह से यूनाइटेड किंगडम का व्यापार घाटा है और भारत का फायदा है। ठीक है, तो ये है। अब भारत से क्या क्या निर्यात होता है वहां पर? तो केमिकल, रेडीमेड कपड़े, पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स हो गए, खिलौने, समुद्री उत्पाद, रत्न आभूषण। और यूके से भारत को जो निर्यात होता है वो विस्की, जिन, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक, मटन, सैल्मन जो फिश है वो, इसके अलावा बिस्किट्स, ये सब। तो भारत को ये फायदा होने जा रहा है कि भारत से ब्रिटेन को जो निर्यात हो रहा है ना, 90% निर्यात पर टैरिफ जो है ना वो उससे राहत मिल जाएगी। मतलब या तो जीरो हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो भारत ने कपड़े, जूते, रत्न आभूषण, समुद्री उत्पाद जैसे जो प्रमुख जो रोजगार सृजन करने वाले जो क्षेत्र हैं उस पर पहुंच, बाजार, वहां के लिए बाजार की पहुंच है वो सुनिश्चित कर ली है। ब्रिटेन जो ना 20% तक शुल्क समाप्त करने पर तय हुआ है, और ये धीरे धीरे कुछ वर्षों में ये धीरे धीरे ये और शुल्क जो ड्यूटी हो जो कम होता रहेगा। ड्यूटी का मतलब क्या? भारत से जो सामान जा रहा है वहां पर, तो वहां का जो देश है वो ड्यूटी लगाता है, मतलब आयात शुल्क लगाता है, वो ड्यूटी हो गया। अच्छा, भारत के खाद्य क्षेत्र में जो है ना वो 99.7% जो टैरिफ लाइन है वो शुल्क समाप्त हो रहा है। अधिकांश जो खाद्य पदार्थ है उस पर 70% तक शुल्क था पहले। और भी कई सारे फायदे भारत को हो रहे हैं इसके जरिए। ठीक है, लेकिन कुछ नुकसान भी है, कुछ चिंताएं भी हैं। बहुत सारे ऑटोमोबाइल को लेकर है, क्योंकि वहां का जो ऑटोमोबाइल है वो भारत आएगा। ठीक है, तो ये होगा। वहाँ के जो विस्की है उस पर, कार पर, इन सब चीज़ों पर भारत जो है ना वो ड्यूटी कम कर रहा है या ख़त्म कर रहा है, काफ़ी कम ही कर रहा है। ठीक है, तो ये है। इससे दोनों देशों को फायदा होगा, आर्थिक डील होगी, इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, जॉब भी क्रिएट हो सकेगी इसके जरिए। ठीक है, तो ये है कि इम्पॉर्टेंट ये बात। ठीक है, और ख़ास बात ये कि 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखने का फैसला भी किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो ना महत्वपूर्ण ये एग्रीमेंट में है। मैंने शुरू में बताया था ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। कई तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। एक एफटीए होता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, सभी तरह के सामान पर शुल्क लगता ही नहीं, जैसे श्रीलंका के साथ है। दूसरा होता है सीईटीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, और ये जो है ना जैसे यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। ठीक है, एक और होता है सीईसीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ हुआ है। एक होता है सीईसीपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ पर पार्टनरशिप शब्द है तो द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने को दिखाता है, जैसे भारत और मॉरिशस के बीच में है। ठीक है,
एक होता है CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे भारत, कोरिया और जापान के बीच में जो है। फिर आता है PTA यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ खास वस्तुओं पर होता है, जैसे भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। फिर होता है RTA यानी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये मतलब एक साथ कई देशों के साथ होना है, वो सब होता है। और भी कई सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। तो पिछले दिनों जो एग्रीमेंट हुए हैं उसकी लिस्ट भी मैं दे रहा हूँ। 2025 में यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ, 2026 में एग्रीमेंट हुआ उसके साथ यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ, ठीक है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। तो ये पूरी लिस्ट भी PDF में भी मैंने पूरा दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और जो लोग भी BPSC के एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सबको हमारी शुभकामनाएं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों ने भी हाफ ईयरली करंट अफेयर्स नहीं देखा है, जनवरी से लेकर जून तक का, वो ज़रूर देखिएगा। वो ऐप पे भी है अवेलेबल, और शार्प लर्निंग मतलब ऐप पे तो है ही, साथ में यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर भी अवेलेबल है। और जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सब से मैं ये भी अपील करूंगा कि सिर्फ 6 महीने का नहीं बल्कि 2025 का भी पूरा करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 22 से 25 या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।